नमस्कार। आज आपका टॉपिक्स हैं लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है? जेम्स एम ली ने लिखा है, व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। यानी केवल और केवल शिक्षक ही बोलता है, शिक्षक उस समस्या या प्रकरण पर केवल भाषण देता है और उसको व्याख्यान विधि कहा जाता है। रिस्क के विचारानुसार व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिसको शिक्षक अपने सुनने वाले को समझाना चाहता है। यानी शिक्षक ही समझाता है, उसमें छात्रों का कोई रोल नहीं होता। एक विधि के रूप में यह विधि यह मानकर चलती है कि सीखने वाला भाषण तथा इंगित किए गए संबंधों को समझने की योग्यता रखता है। यानी लेक्चर मेथड में ये शिक्षक ये मानकर चलता है और ये विधि भी ये मानकर चलती है कि जो सीखने वाला है, जो हमारे आगे बैठा है, जो सीखने वाला, वो जो समझा रहे हैं उसको समझने की योग्यता रखता है। जेम्स एम ली का कथन है कि व्याख्यान विधि को निर्देश या कथन प्रविधि से नहीं मिलाना चाहिए। निर्देश द्वारा शिक्षक किसी मुख्य सूचना को प्रदान करता है जो छात्रों को अपने शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। कथन अपने रूप में संक्षिप्त होता है जबकि व्याख्यान काफ़ी बड़ा। व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य तथ्यों तथा धारणाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादित करता है। व्याख्यान विधि के गुण एवं दोष। इसके द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जिसे छात्र सरलता से समझ सके। यह कम से कम समय में विषय वस्तु को पूरा करने में सहायक है। साथ ही यह शैक्षिक कुशलता को उत्पन्न करती है। यह छात्रों को सुनने की कला में प्रशिक्षित करती है। इसके द्वारा विषय वस्तु में निहित संबंधों पर छात्रों को के ध्यान को आकृष्ट किया जाता है। यह असंगत तथ्यों की अवहेलना करके छात्रों के संगत तथ्यों को ग्रहण करने में सहायक है। यह छात्रों को सिखाने के इसके दोष, ये तो इसके गुण थे, इसके दोष हैं। यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय श्रोता बनाती है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ श्रोता बनाती हैं छात्रों को। यह शिक्षक केंद्रित विधि है जबकि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। यानी केवल और केवल इसमें शिक्षक ही बोलता है। इसमें समय का अपव्यय होता है क्योंकि बालक निष्क्रिय श्रोता के रूप में कम ग्रहण कर पाता है। शिक्षक की तैयारी भी व्यर्थ हो जाती है। यह इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि छात्र व्याख्यान द्वारा दी गई विषय वस्तु को समझ लेंगे। यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जो शिक्षक समझा रहा है वो केवल और केवल व्याख्यान द्वारा, भाषण द्वारा वो विषय वस्तु को आगे बैठे वाला श्रोता यानी छात्र समझ ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसमें समय का भी अपव्यय होता है। बालक सिर्फ निष्क्रिय श्रोता के रूप में जो कुछ भी ग्रहण करता है वो निष्क्रिय रहकर करता है। छात्रों में लापरवाही उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है और इससे निष्क्रिय जब वो रहते हैं बालक तो उसमें लापरवाही उत्पन्न हो जाती है। सुझाव। व्याख्यान विधि को छात्रोपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है। व्याख्यान नियोजित होना आवश्यक है, यानी सुनियोजित। किसी टॉपिक्स पर क्रमबद्ध होना, यह किसी एक केंद्रीय विचार या समस्या या प्रकरण पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक को रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, यानी पहले एक रूपरेखा तैयार करके फिर ही लेक्चर देना चाहिए। यह हाव युक्त ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें मौखिक उदाहरणों तथा शाब्दिक चित्रों का प्रयोग आवश्यक रूप से आवश्यकता अनुसार किया जाए और यह मध्यम गति से प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार से यह लेक्चर मेथड। दूसरा है आपका डिस्कशन मेथड या वाद विवाद विधि। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है, परंतु उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाने पर बल दिया जाता है। बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके प्राप्त करता है वह स्थायी रहता है। बालक को सक्रिय बनाए रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न क्रियात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें एक वाद विवाद विधि है। यदि बालक को सक्रिय बनाना है, वाद विवाद करना, उससे बालक जब सक्रिय रहेगा तो ज़्यादा सीखेगा। यह शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलजुल कर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जेम्स एम ली ने कहा है, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यानी छात्र और शिक्षक दोनों सहयोग से किसी समस्या पर बातचीत करते हैं। वाद विवाद। रिस्क कहता है कि वाद विवाद का अर्थ है अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण में निहित संबंधों का विचारशील विवेचन।
नहीं, अपने अपने विचारों का उसका विवेचन करना, उससे संबंध में कौन क्या विचार रखता है, किसी भी समस्या या किसी प्रकरण के संबंध में कौन क्या विचार रखता है, उसका विवेचन करना। सिम्पसन व योकम वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। सामान्यतः वाद विवाद में महत्वपूर्ण विचारों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है यानी सिम्पसन ये कहता है कि वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है और इसमें सामान्य जो बातचीत है उसकी अपेक्षा उसको विस्तृत रूप से विवेकयुक्त विचार जो उसका आदान प्रदान छात्र और अध्यापक के मध्य होता है। वाद विवाद के रूप, वाद विवाद औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में हो सकता है। औपचारिक वाद विवाद में प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है और इसमें निश्चित नियमों के अनुसार कार्य होता है। ऐसे वाद विवाद के लिए कक्षा के छात्र स्वयं से सभापति, मंत्री और अन्य पदाधिकारी चुनते हैं। छात्रगण इनके निर्देशन में समस्त कार्यों को निर्धारित करने के नियमों के अनुसार करते हैं। अनौपचारिक वाद विवाद के संचालन के लिए किन्हीं निर्धारित नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता। इस प्रकार के वाद विवाद में छात्र किसी विषय या प्रश्न या समस्या पर शिक्षक के निर्देश में स्वतंत्रतापूर्वक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाद विवाद विधि का स्वरूप, वाद विवाद विधि के संचालन के लिए नेता, भाग लेने वालों, समस्या या प्रश्न तथा सामग्री की आवश्यकता होती है। वाद विवाद के लिए छात्रगण स्वयं शिक्षक समस्या प्रस्तुत करता है, यानी वाद विवाद के लिए या तो छात्र समस्या प्रस्तुत करते हैं या खुद शिक्षक समस्या को प्रस्तुत करता है। और समस्या के प्रस्तुत करने के उपरांत शिक्षक उद्देश्य पर प्रकाश डालेगा, यानी समस्या जब प्रस्तुत हो गई तो शिक्षक उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है और उससे संबंधित सामग्री से वार्ता से संबंधित सामग्री का अध्ययन सभी लोग करते हैं। वे इस प्रकार समस्या के किसी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे और छात्रों के विभिन्न समूह सदस्य से संबंधित सामग्री, आंकड़ों, सूचनाओं को एकत्रित और आत्मसात करके निश्चित तिथि पर वाद विवाद का कार्य प्रारंभ करेंगे। निर्वाचित नेता या शिक्षक द्वारा वाद विवाद का संचालन किया जाएगा। इसके निर्देशों के अनुसार वाद विवाद का कार्य चलेगा। शिक्षक का कार्य छात्रों के संदेहों को दूर करना होगा। वह एक साधारण सदस्य के रूप में कार्य करेगा और छात्रों के विचार विमर्श के पश्चात निर्वाचित नेता विषय से संबंधित अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेगा। इसके उपरांत वाद विवाद कार्य की समाप्ति हो जाएगी। इस संपूर्ण कार्रवाई को छात्र मंत्री द्वारा नोट किया जाएगा। इन्हें किसी समस्या पर छात्र खुद अपना एक नेता चुनते हैं, एक मंत्री चुनते हैं और वो उस समस्या पर सभी अपने अपने मत, अपने अपने जो ग्रुप्स बनते हैं वो ग्रुप्स में अपने अपने मत उसको कहीं से डेटा इकट्ठा करेंगे या बुक्स में से देख कर वो आएंगे। वो जिस प्रकार को जो भी उसके बाद एक निश्चित तिथि पर वो निश्चित समय पर इकट्ठा होंगे और उसमें वाद विवाद चलेगा। मंत्री उसको नोट करेगा और अंत में उस कार्रवाई को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी। वाद विवाद के गुण और दोष। गुण, इसके द्वारा छात्रों में सहयोग, सहिष्णुता की भावना का विकास किया जाता है, यानी इसके द्वारा सहयोग एक दूसरे में बढ़ता है। यह छात्रों को सहयोगी रूप में कार्य करने को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा छात्रों में किसी वस्तु के संबंध में चिंतन करने की शक्ति का विकास किया जाता है। इसके प्रयोग से छात्र अपने भावों तथा विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। यह छात्रों के स्वतंत्र अध्ययन करने की आदत का विकास करती हैं और इसके द्वारा छात्र सामूहिक रूप से निर्णय करना सीख जाते हैं। यानी समूह में और स्वतंत्र अध्ययन और सामूहिक रूप से किस प्रकार निर्णय करते हैं वो सीखते हैं। यह छात्रों के विषय सामग्री का चयन और संगठन करना भी सिखाती है। इसके दोष, इस पद्धति के विपक्ष में कहा जाता है कि इसके द्वारा छात्र निरर्थक वाद विवाद में पढ़कर समय नष्ट करते हैं। कई बार ऐसी कोई बात आ जाती है जिससे निरर्थक वाद विवाद हो जाता है और समय की हानि होती है। वाद विवाद में कक्षा के कुछ छात्र प्रमुख रूप से क्रियाशील रहकर अन्य छात्रों को अवसर प्रदान नहीं करने देते, यानी इसमें कुछ ही छात्र क्रियाशील रहते हैं और जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको अवसर प्राप्त नहीं होता। इसमें शर्मीले और मंदबुद्धि बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते। इसका समुचित संचालन कक्षाओं में ही संभव हो सकता है, अन्य जगह नहीं। सुझाव, समस्या का चयन सहयोगी रूप में किया जाए और समस्या शैक्षिक महत्व की हो, साथ ही कक्षा के लिए अर्थपूर्ण उपयोगी हो। यानी समस्या का चयन है वो सहयोग से किया जाए और समस्या हो, जो समस्या का चयन किया है वो शैक्षिक महत्व की हो और साथ ही कक्षा के लिए उपयोगी हो, तभी वो वाद विवाद सार्थक होगा। सभी छात्रों को वाद विवाद में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया जाए और इसके द्वारा अनौपचारिक वाद विवाद नामक रूप का प्रयोग किया जाए। विचारों की अभिव्यक्ति एवं उसके संगठन में छात्रों की सहायता प्रदान की जाए।
और स्मृति की अपेक्षा तर्कों तथा निर्णयों पर बल दिया जाए। छात्रों को निष्कर्षों एवं स्वतंत्र निर्णयों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाए। इस प्रकार ये वाद विवाद विधि काम करती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन लेते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। यानी समस्या को समाधान किस प्रकार ढूंढा जाए, ये समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। वुडवर्थ के अनुसार समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और आसान हो तो समस्या आती ही नहीं। गेट्स और अन्य कहते हैं कि समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। और स्किनर के अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन का तथा तर्क होते हैं। सी.वी. गुड कहते हैं कि समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के निर्माण द्वारा सीखने की ओर प्रेरित होता है। यह एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें लघु किंतु संबंधित समस्याओं के सामूहिक समाधान के माध्यम से एक बड़ी समस्या का समाधान किया जाता है। जॉर्ज रॉनसन ने लिखा है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग वह है जिसके द्वारा मस्तिष्क के समक्ष वास्तविक समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं और उसको उसका समाधान निकलने के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वास्तव में समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से तैयार कोई हल नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को तुरंत ही उस परिस्थिति का सामना करने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। बहुत सी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। कभी उसे वह समस्या नहीं लगती और यह सोचकर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। कई बार व्यक्ति को समस्या अच्छी तरह से समझ नहीं आती और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का तरीका, उन समस्याओं का हल ढूंढने का तरीका जो आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पहुंचाती हैं, समस्या समाधान कहलाता है। समस्या के अनुसार ही समस्या समाधान विधि का चयन होता है। समस्या समाधान विधि में विद्यालय का पाठ्यक्रम इस प्रकार संगठित किया जाता है कि बालकों के सामने एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हो सके। विज्ञान के शिक्षण में कुछ ऐसी इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो बच्चों के सामने समस्या के रूप में प्रस्तुत की जाए। समस्या कठिन और आसान, छोटी और बड़ी विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। उदाहरणार्थ किसी गैस को बनाने की विधि। इस प्रकार समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों पर अधिक बल दिया जाता है। समस्या इस समाधान विधि में किसी समस्या या प्रश्न को एक विशेष स्थिति में वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता है, परंतु इसके प्रयोग में इस बात पर बल दिया जाता है कि छात्र समस्या को अपनी समझकर हल करने के लिए तैयार रहे। दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों में समस्या के अपनत्व अनुभव करना चाहिए। समस्या समाधान हेतु शिक्षार्थी द्वारा तैयार किए गए सभी प्रयत्न उद्देश्यपूर्ण होते हैं। परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि में अंतर यह है कि परियोजना विधि में समस्या का समाधान कार्य को व्यवहारिक रूप से समाप्त कर देने के पश्चात ही हो सकता है, जबकि समस्या के समाधान में मानसिक हल ढूंढा जाता है। समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है, न कि समाज की समस्याओं को समाधान ढूंढना। समस्या समाधान विधि की विशेषताएं। लक्ष्य केंद्रित विधि। इस विधि को लक्ष्य केंद्रित विधि माना गया है क्योंकि इस विधि में एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। लक्ष्य ही बाधा को दूर करना होता है। उसका लक्ष्य बाधा को दूर करना होता है। सूझबूझ और अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान विधि सूझबूझ पूर्ण वाली विधि है क्योंकि इसमें चयनात्मक उचित अनुभवों का पुनर्गठन संपूर्ण हल में किया जाता है। आलोचनात्मक। समस्या समाधान विधि आलोचनात्मक है क्योंकि अनुपात या प्रयोगात्मक हल का पर्याप्त मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक। इस विधि में विचारों आदि को पुनर्गठित किया जाता है, इसलिए इस विधि को सृजनात्मक माना जाता है। चयनात्मक। समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया इस दृष्टि से चयनात्मक है कि सही हल ढूंढने के लिए चयन तथा उपयुक्त अनुभवों को स्मरण किया जाता है। समस्या समाधान विधि के सोपान या चरण। समस्या समाधान विधि के चरण इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम शिक्षक को विज्ञान के विषय में उन प्रकरणों का चयन करना पड़ेगा जो समस्या समाधान विधि की सहायता से पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि सभी प्रकरण समस्या समाधान विधि में से नहीं पढ़ाए जा सकते। समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण और व्यवस्था। उसके पश्चात जब शिक्षक उस प्रकरणों का चयन कर लेगा, उसके बाद में समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रीकरण किया जाता है और उसकी व्यवस्था की जाती है। इस समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों को एकत्रित कर, जो डेटा होते हैं उनको एकत्रित कर अति आवश्यक हैं, क्योंकि यदि साधन ही अस्पष्ट होंगे तो इस विधि से जितना लाभ प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए डेटाज को इकट्ठा करना आवश्यक है। समस्या का महत्व स्पष्ट करना। उसके पश्चात
सोपान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विद्यार्थी को समस्या के महत्व का पता नहीं होगा तो वे समस्या कभी रुचि नहीं लेंगे। इसलिए उनको ये इसका महत्व भी बताना आवश्यक है, और विद्यार्थियों को समस्या में रुचि लेने से समस्या का कभी भी सही हल नहीं निकल पाता। तथ्यों की जांच और संभावित हलों का निर्माण। उसके पश्चात समस्या के महत्व को स्पष्ट करने के पश्चात समस्या से संबंधित तथ्यों की जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि उनमें से कौन से तथ्य समस्या के अनुरूप हैं और किस तथ्यों को अस्वीकृत किया जाता है। तथ्यों की जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके उपरांत ही समस्या का हल निकालने का प्रयत्न किया जाता है। हो सकता है कि किसी समस्या का हल कई प्रकार से निकलता हो। जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर सबसे सही हल ढूंढने का प्रयास करेंगे, तथ्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण, समालोचन तथा विचार विमर्श किया जाएगा और तत्पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इसके पश्चात सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निकालना। तथ्यों की जांच के पश्चात उन तथ्यों का सामान्यीकरण करना आवश्यक है। सामान्यीकरण से निष्कर्षों के सत्यापन में सहायता मिलती है। इसके साथ ही ये जानने के लिए प्रेरणा मिलेगी कि ये निष्कर्ष प्रयोग में लाए जा सकते हैं या नहीं। निष्कर्षों का मूल्यांकन एवं समस्या का लेखा जोखा करना। अंत में समस्या का लेखा जोखा निकाला जाता है और समस्या के समाधान हेतु जिस निष्कर्ष या परिणाम पर विद्यार्थी व शिक्षक पहुँचते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और समस्या के समाधान का अंतिम सोपान समाप्त होता है। इस प्रकार से उस समस्या के समाधान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समस्या समाधान विधि के लाभ। विज्ञान के शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाने के निम्नलिखित लाभ हैं। जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायक। इस विधि से बालक जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालय में समस्याओं के समाधान के प्रशिक्षण प्राप्त करने से विद्यार्थी ऐसे कौशल और अनुभव आ जाते हैं जिससे वे जीवन की समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं। स्वाध्याय की आदत का निर्माण। इस विधि से बालकों के में स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है, जो आगे जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। इससे अध्ययन के बारे में विद्यार्थियों को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थीकरण करना। इस विधि से विद्यार्थी तथ्यों को एकत्रित करना सीखते हैं तथा एकत्रित तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात उन्हें व्यवस्थित करना सीखते हैं। यह इस विधि की बहुत महत्वपूर्ण देन है, विशेषकर शोध कार्यों के लिए। अनुशासन को बढ़ावा। इस विधि में अनुशासन प्रियता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी समस्या का हल निकालने में ही जुटा रहता है, अतः उसके पास अनुशासन भंग करने का अवसर नहीं होता। विभिन्न गुणों का विकास। समस्या समाधान से बालकों में सहनशीलता, उत्तरदायित्व की भावना, व्यवहारिकता, व्यापकता, गंभीरता, दूरदर्शिता आदि गुणों का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इस विधि से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वे पुस्तकीय ज्ञान पर आश्रित नहीं होते, मुद्रित पाठों का अंधानुकरण भी नहीं करते। स्थायी ज्ञान। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान विद्यार्थियों के पास स्थायी रूप से रहता है, क्योंकि विद्यार्थियों ने स्वयं समस्या का समाधान ढूंढकर इस ज्ञान को अर्जित किया होता है। पथ प्रदर्शन। इस विधि से शिक्षक और विद्यार्थियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है। समस्या समाधान विधि में शिक्षक के पथ प्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी समस्या समाधान ढूंढने के लिए समय समय पर शिक्षक की सहायता लेता है। इससे दोनों के संपर्क बढ़ता है। गुण दोष। समस्या समाधान विधि के गुण दोष। समस्या समाधान विधि के अनेक गुण हैं तो इसके दोष भी हैं। इसके जो दोष हैं या सीमाएं हैं वो इस प्रकार हैं। संदर्भ सामग्री का अभाव। इस विधि में विद्यार्थियों के बहुत अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो आसानी से विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं होती। कई ऐसी पुस्तकें समस्या समाधान ढूंढने में आवश्यक होती है जो प्राय विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं होती। चयनित अंशों का अध्ययन। इस विधि का एक और दोष यह है कि विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अध्ययन न कर केवल उन्हीं अंशों का अध्ययन करते हैं जो चुनी हुई समस्या से संबंधित हैं। अधिक समय खर्च होना। इस विधि में व्यवहारिक दोष भी हैं कि समस्या समाधान ढूंढने में विद्यार्थी को बहुत अधिक समय खर्च होता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। निरस्त शैक्षणिक वातावरण। इस विधि का कक्ष में अधिक प्रयोग करने से संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण में निरस्ता आ जाती है। अगर विद्यार्थी किसी एक समस्या पर कई दिन या कई सप्ताह कार्य करते हैं तो उस समस्या में से उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, क्योंकि बालक स्वभाव से विभिन्न प्रकार के कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। इस प्रकार से ये आपकी आज 3 विधि हुई हैं, इसको आप देखिएगा। थैंक यू।